गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें राइट्स की थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, ड्यूटीज और राइट्स के रिलेशनशिप और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट, लिबर्टी, कि व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल लिबर्टी को डिफाइन करेंगे, उसकी थ्योरीज करेंगे, इंपॉर्टेंस करेंगे बाकी। तो सबसे पहले लिबर्टी क्या है, कि डिफाइन लिबर्टी। तो लिबर्टी इंग्लिश के जो जिसको हम स्वतंत्रता कहते हैं, इंग्लिश के लिबर्टी से बना, और लिबर्टी वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और लैटिन के लिबर से लिया गया है, कि लिबर्टी वर्ड लैटिन लैंग्वेज के लिबर से लिया गया है। और लिबर का मतलब है नो बाउंडेशन, कि प्रतिबंधों का अभाव, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो इजी लैंग्वेज में या साधारण शब्दों में हम लिबर्टी को या स्वतंत्रता को क्या कह सकते हैं, कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंधों की मनाही या उसे प्रत्येक कार्य करने की स्वतंत्रता, इसे क्या कहते हैं, लिबर्टी। अब लिबर्टी की डेफिनेशंस में या लिबर्टी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, कि लिबर्टी टू टाइप्स से डिफाइन कर सकते हैं हम। पॉजिटिव लिबर्टी, सकारात्मक स्वतंत्रता, और नेगेटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता। तो पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, जिसमें सारे गुड एस्पेक्ट्स होते हैं, कि हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते वक्त समाज या राष्ट्र की देखरेख या उनके नियंत्रण या उन्होंने जिन कार्यों को औपचारिक वैधता प्रदान की है, कि हम उसी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं जो किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाती है। और नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है हम अपनी मन मर्जी से काम करें, कोई भी काम करते किसी दूसरे का कोई ध्यान नहीं रखे, और उस स्वतंत्रता या फिर वो नकारात्मक स्वतंत्रता दूसरों के लिए हानिकारक होती है, जैसे चोरी करना। कि हमें स्वतंत्रता है, हम मानते हैं कि नहीं मेरा तो मन कर रहा है ये काम करने का, तो मुझे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन वो दूसरों के लिए हानिकारक। तो इसी तरह सीले ने स्वतंत्रता को क्या कहा है, कि स्वतंत्रता अति शासन का विपरीत रूप है। अति शासन का मतलब होता है, स्वतंत्रता में कहा गया है ना, जैसे प्रतिबंधों का न होना या प्रत्येक कार्य को करने की मनमानी छूट। अति शासन जैसे निरंकुश शासन होता है, उसमें निरंकुश शासन में शासक क्या करता है, अति शासन करता है, अपनी मन मर्जी चलाता है, मनमानी करता है, कोई प्रतिबंध नहीं होता उसके ऊपर। तो स्वतंत्रता अति शासन का विपरीत रूप कैसे है, तो स्वतंत्रता का मतलब है जो निरंकुश शासक है या जो अति शासन है, उसके विपरीत जनता को कुछ अधिकार या जनता को कुछ करने की आजादी दे। इसी तरह ग्रीन, कोल, मैकिनी, लास्की सबने स्वतंत्रता को वही डिफाइन किया है, कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है सभी प्रकार के प्रतिबंधों या बंधनों का अभाव, और जब उन बंधनों का अभाव होगा तो व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास या अपना सर्वोत्तम विकास आसानी से कर सकता है। अब करते हैं कि स्वतंत्रता की कैरेक्टरिस्टिक्स का, स्वतंत्रता में लिबर्टी में कौन कौन सी चीजें लाई करती है। तो सबसे फर्स्ट आता है, कि जैसा कि हमने इसके अर्थ में ही पढ़ा है, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, कि बंधनों का अभाव होता है। स्वतंत्रता का मतलब ही यही है। जैसे भारतीय संविधान ने नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है ना, उस स्वतंत्रता के अधिकार में जितनी स्वतंत्रताओं का वर्णन है, उनके ऊपर राष्ट्र के द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट आता है अधिकारों की उपलब्धता स्वतंत्रता के अस्तित्व की आवश्यक शर्त है, कि हमने आप फर्स्ट यूनिट में राइट्स पढ़े थे, अधिकार पढ़े थे, तो वो अधिकार संभव उसी माहौल में हो पाते हैं, या अधिकारों की जो उपयोगिता होती है वो उसी माहौल में संभव हो पाती है जहाँ पे स्वतंत्रता निहित होती है। तो अधिकारों को पनपाने के लिए, या हम चाहते हैं कि हमें अधिकार मिले, तो उसके लिए सबसे पहले स्वतंत्रता का अस्तित्व में होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात करता है स्वतंत्रता केवल राज्य में ही संभव हो सकती है, कि स्वतंत्रता का जो सकारात्मक स्वरूप है या वो स्वतंत्रता जो सबके विकास में सहायक होती है, वो स्वतंत्रता राज्य में ही संभव हो सकती है। राज्य में संभव क्यों हो सकती है, क्योंकि राज्य स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है। अगर कोई हमारी स्वतंत्रता का हनन करता है तो राज्य संरक्षक की भूमिका निभाता है।
नेक्स्ट, राज्य स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है। जैसे कि नकारात्मक स्वतंत्रता में कहा जाता है कि स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्ति को पूर्ण रूपेण आजादी, राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं। लेकिन राज्य स्वतंत्रता का विरोधी नहीं होता, वो संरक्षक का मतलब है हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ना कि हमारी स्वतंत्रता में बाधक होता है। नेक्स्ट आता है मानव के सर्वोत्तम विकास के लिए स्वतंत्रता। की स्वतंत्रता का माहौल जहां होगा उस वातावरण में मनुष्य का विकास बहुत अच्छे से होता है, उसके सारे पहलू बहुत अच्छे से विकसित होते हैं। लास्ट है विशेष अधिकारों का अस्तित्व स्वतंत्रता की धारणा के अनुकूल नहीं है। कि विशेष अधिकार, ये बेटा क्या बीच में ये कौन स्टूडेंट है, बीच में क्या करने लग जाते हो आप, स्क्रीन पे क्या ड्रॉ करना शुरू कर देते हो, जूम करते हो तब हो जाता है या फिर वैसे ही शुरू हो जाते हैं? दोपहर में नींद आ रही होती है इस टाइम। तो विशेष अधिकारों का अस्तित्व स्वतंत्रता की धारणा के अनुकूल कैसे नहीं है? जैसे कि विशेष अधिकारों में महिलाओं को, बच्चों को, अल्पसंख्यकों को या फिर भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर जो आरक्षण दिया जाता है, तो उस आरक्षण का मतलब है उनको कुछ अलग स्पेसिफिक अधिकार दिए गए हैं, विशेष अधिकार दिए हैं। तो उन अधिकारों की स्थिति में स्वतंत्रता कैसे नहीं इतनी होती कि उनको एक पूरे सब जो समान है या सबको एक समान जो स्वतंत्रता दी गई है, उस स्वतंत्रता से उनको कुछ एक नए क्राइटेरिया में, एक सीमित बाउंड्री में रखा गया है, उनको कुछ और ज्यादा चीजें उस चीज से संबंधित प्रदान की गई है। तो ये धारणा वहां पर ठीक नहीं बैठती है। तो ये थी स्वतंत्रता की। अब इसमें एक चीज नीचे मेंशन की हुई है कि स्वतंत्रता की जो जितनी भी ये विशेषताएं बताई गई हैं, ये सारी की सारी विशेषताएं लाई करती हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की। क्योंकि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए जिस स्वतंत्रता को जरूरी माना जाता है या राज्य जिस स्वतंत्रता का संरक्षक होता है, वो सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता को एक तरह से माना जाता है, नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति जब अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करता है तो वह दूसरों को हानि पहुंचाता है, इसलिए ऐसी स्वतंत्रता का राज्य संरक्षक नहीं होता है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के विभिन्न टाइप्स या डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिबर्टी। कि लिबर्टी के जैसे हमने राइट्स के किए थे ना, वैसे ही लिबर्टी के भी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, लिबर्टी को भी क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट आती है नेचुरल लिबर्टी। कि नेचुरल लिबर्टी क्या होती है? कि मनुष्य को अपनी इच्छा से, अपनी मनमर्जी से कार्य करने की छूट दी जाए। कि ये जो लिबर्टी होती है, ये लिबर्टी के अंतर्गत मनुष्य जो चाहे वो कर सके। कि प्रकृति ने नेचुरली जो मनुष्य को जो प्राकृतिक अवस्था का अधिकार किया था ना हमने, तो प्राकृतिक अवस्था के अधिकार के अंतर्गत जो स्वतंत्रता नहीं था वही प्राकृतिक स्वतंत्रता है। और इस स्वतंत्रता को या इस लिबर्टी को कॉन्ट्रेक्चुअल जो थिंकर्स थे, समझौतावादी जो थे, उन्होंने समर्थन दिया। और समझौतावादी क्या थे? जिन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को परिभाषित किया था और उसके बाद सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था हॉब्स लॉक रूसो ने। तो उन्होंने इसी अवधारणा को माना है कि व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में पूरी तरह स्वतंत्र होता है, किसी बंधन में नहीं बंधा होता है। जैसे रूसो ने कहा भी था कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह पूर्णतः स्वच्छंद होता है, लेकिन फिर वो यहाँ पर आके, धरती पे आके या इस समाज में आके उसके पैरों में जंजीर या बेड़ियां पड़ जाती है। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता कहती है कि मनुष्य के जन्म से या प्राकृतिक अवस्था में उसके ऊपर कोई बंधन नहीं होता है, वह पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होता है। और मनुष्य की यह स्वतंत्रता राज्य या सरकार के निर्मित होने या इसके स्वरूप से पहले की स्वतंत्रता का वर्णन है। उस समय ना कोई सामाजिक, ना कोई कानूनी, किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था। तो यह स्वतंत्रता भी पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक है। नेक्स्ट आती है सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी, नागरिक स्वतंत्रता। कि नागरिक स्वतंत्रता क्या है? नागरिक स्वतंत्रता को हम सामाजिक स्वतंत्रता भी कह सकते हैं, सोशल लिबर्टी भी कह सकते हैं। कि मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते जो सुविधाएं प्राप्त करता है, उन सुविधाओं को ही नागरिक स्वतंत्रता का नाम दिया जाता है या सोशल लिबर्टी का नाम दिया जाता है। ये नागरिक स्वतंत्रताएं व्यक्तियों को क्यों प्राप्त है? क्योंकि
व्यक्तियों के समूह जब संगठित होकर एक समाज का निर्माण करते हैं, तो उस समाज की संरचना या उस समाज की विकास के लिए उस संगठन में शामिल सभी नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं दी जाती हैं या कुछ मनमर्जी कि अपने विकास के लिए, क्योंकि उनका विकास लाई करता है समाज के विकास में ही, तो तुम अपनी मर्जी से जो कर सकते हो, जो स्वच्छंदता या समाज के जो नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं वो नागरिकों की मर्जी के हिसाब से जो बनाए जाते हैं वही नागरिक स्वतंत्रता है। लेकिन यह स्वतंत्रता पूर्ण रूपेण जो नेचुरल लिबर्टी थी, प्राकृतिक स्वतंत्रता थी, उसके विरुद्ध थी। विरुद्ध कैसी थी? क्योंकि प्राकृतिक स्वतंत्रता बात करती है प्राकृतिक अवस्था में जो स्वतंत्रता थी, जब ना तो समाज था ना राष्ट्र था, पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक अवस्था। लेकिन नागरिक स्वतंत्रता किसकी बात करती है? कि नागरिक स्वतंत्रता प्रदान की है समाज ने। तो इट में समाज का निर्माण हुआ, उसके बाद उस समाज ने अपने नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रता प्रदान की। नेक्स्ट आता है राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी। कि पॉलिटिकल लिबर्टी क्या होती है? कि एक राष्ट्र के नागरिक हैं हम, तो एक सरकार को बनाने में हम योगदान देते हैं, सरकार के कार्यों में भागीदारी दर्ज करते हैं। जो राजनीतिक अधिकार जितने थे कि हम चुनाव, सरकार को चुन भी सकते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, वोट डालते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना भी कर सकते हैं, सरकार के कार्यों के प्रति समर्थन भी जता सकते हैं, हमें मत डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये सारी हमारी स्वतंत्रताएं हैं। हम अपनी मनमर्जी से जिसको चाहे वोट डाल सकते हैं, हम अपनी मनमर्जी से, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं है, हम इंडिपेंडेंट मेंबर के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। हम अगर एलिजिबिलिटी कोर्स करते हैं या फिर एलिजिबिलिटी रखते हैं किसी सरकारी पद के लिए, हमारा वहां सिलेक्शन हो सकता है, हम चाहते हैं, तो हमारी मर्जी की हम वो एलिजिबिलिटी हमने पास आउट की है। हम चाहे हमने ही किसी दल की सरकार का निर्माण किया है, लेकिन उसकी नीतियों के प्रति अगर हम समर्थन नहीं रखते हैं तो हम आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता मिली हुई है, भाषण देने की स्वतंत्रता मिली हुई है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। तो ये सारी स्वतंत्रताएं इसी पहलू में आती है कि राज्य और सरकार से संबंधित जितनी भी नीतियां होती हैं या काम होते हैं, उनसे संबंधित हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और उस राजनीति में सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। तो राजनीतिक सहभागिता और राजनीति से संबंधित विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट आता है आर्थिक स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता पूरी की पूरी व्यक्ति की अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है। अर्थव्यवस्था मतलब काम पाने की, अपनी जीविका चलाने की, और जहां हम काम कर रहे हैं वह सुरक्षा की, सुविधा की, कि हमें उचित वेतन मिल रहा है या नहीं, हमें काम के दौरान अवकाश मिल रहा है या नहीं, या राज्य के द्वारा हमारे जीवन निर्वाह के लिए क्या क्या आर्थिक योजनाएं बनाई गई हैं, वो सारी बगैर किसी भेदभाव के वेतन मिले, समान काम के लिए समान वेतन, उचित वेतन, और जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ सुरक्षा का भी है। तो ये जितने की जितनी सारी फैसिलिटी, जिन अधिकारों की हम मांग करते हैं, ये सारी स्वतंत्रताओं में भी निहित है। और स्वतंत्रताओं में कैसे है कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे भारतीय संविधान में भी वर्णित है ना, मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता में वर्णित है, मौलिक अधिकारों के स्वतंत्रता के अधिकार में वर्णित है व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो जो व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है वो आर्थिक स्वतंत्रता में ही निहित है, कि व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता है। ये नहीं है कि धर्म जाति के आधार पर भेदभाव होगा कि तुम इस कास्ट के हो तो तुम यही काम करोगे, नहीं। वो हमें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और इसी आर्थिक स्वतंत्रता को लास्ट के मुंह देने का क्या कहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है मनुष्य अपनी जीविका कमाने के लिए जिस सुरक्षा और सुविधाओं को प्राप्त करने की लालसा रखता है, वो आर्थिक स्वतंत्रताएं होती हैं। और इन लालसाओं में वो सारी चीजें होती हैं, काम पाने का, बगैर किसी भेदभाव के वेतन का, विश्राम का, आर्थिक सुरक्षा का, सारी चीजें नहीं। नेक्स्ट आती है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या कहती है? जैसे कि
कोई भी राष्ट्र प्रभुसत्ता संपन्न होना चाहिए, या गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो गणतंत्रात्मक, चाहे राजतंत्र के हिसाब से है चाहे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के हिसाब से, कि हम किसी दूसरे देश के नियंत्रण में नहीं है, कि हम जिस राष्ट्र के नागरिक हैं वो राष्ट्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी दृष्टिकोण से किसी दूसरे देश के नियंत्रण में नहीं है। यह है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का दूसरा मतलब होता है कि प्रत्येक राष्ट्र को विदेशी नियंत्रण से मुक्त रहते हुए अपना संविधान बनाने, स्वशासन करने या फिर अपनी आंतरिक या बाह्य नीतियों के निर्माण में पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता होती है। वो किसी के मार्गदर्शन में नहीं चलता है, किसी के निर्देशन में नहीं चलता है, किसी का दबाव नहीं होता है उसे अपने देश की शासन व्यवस्था को चलाने में। उस देश की शासन व्यवस्था जो चलाता है वो वहां के स्वतंत्र नागरिकों के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए व्यक्तियों द्वारा चलाई जाती है। नेक्स्ट आती है नैतिक स्वतंत्रता, मौलिक लिबर्टी। कि मौलिक या नैतिक जो पहलू होता है ना वो पूरी तरह से मनुष्य के आंतरिक पहलू से संबंधित होता है, कि आंतरिक भावनाएं, आंतरिक व्यवहार, हमारी अंतरात्मा की आवाज। कि नैतिकता बाहरी पहलुओं से संबंधित नहीं होती है। नैतिकता का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के आंतरिक पहलुओं या आंतरिक भावनाओं का विकास। तो नैतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि हम कि कहते हैं ना कई बार कि मन से तुम्हें ये चीज कैसे लग रही है, कि अगर तुम्हारा मन मानता है तो ये काम करो, अगर मन नहीं मान रहा तो ये मत करो। तो वो हमारी नैतिक स्वतंत्रता है। ये और वो नैतिक स्वतंत्रता हर चीज में लागू होती है, चाहे समाज के कायदे कानून या राज्य के काम। की आंतरिक आत्मा की आवाज जिस चीज को प्रेरित करती है, या व्यक्ति की आंतरिक भावना किसी चीज के विरुद्ध है या आंतरिक भावना उस चीज के समर्थन में है, उसी के अनुसार व्यवहार प्रदर्शित करना ही नैतिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट आता है निजी स्वतंत्रता। तो निजी स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है जॉन स्टुअर्ट मिल के संग्रह में। कि मिल क्या कहता है कि व्यक्ति अपने आप का, अपने शरीर का और मन का प्रभुत्वशाली स्वामी होता है। कि निज का मतलब है खुद से संबंधित विषय, और वो खुद से संबंधित पहलू, चाहे समाज, हम जिस समाज में रह रहे हैं उसके किसी का नियम, कायदे, कानून से संबंधित हमारा समर्थन है या असमर्थन है, या राज्य के कार्यों के प्रति हमारी क्या निष्ठा है या क्या ओपिनियन है, वो व्यक्ति की खुद की स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो उस चीज को किस तरह से प्रदर्शित करता है। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए उसे समाज के अनुसार ही अपना व्यवहार प्रदर्शित करना होगा या राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार ही। कि स्वतंत्रता का मतलब है खुद वो अपने अनुसार अपना डिसीजन लेगा, अपना व्यवहार प्रदर्शित करेगा, किसी समाज या राष्ट्र के नियंत्रण को नकारे। नेक्स्ट आती है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत। और धार्मिक स्वतंत्रता में नैतिक स्वतंत्रता का अध्यात्म का पहलू भी निहित होता है। कि धार्मिक स्वतंत्रता क्या कहती है, जैसे आज के टाइम में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं सबने धर्मनिरपेक्षता का वर्णन अपने संविधान में किया है। जैसे भारतीय संविधान में भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है भारत को। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति अपनी मर्जी से जिस धर्म को चाहे उस धर्म की पालना कर सकता है। वो चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, भगवान को माने ना माने, चाहे वो पत्थर पूजा करे, चाहे वो वैसे भगवान के निराकार स्वरूप को माने, किसी धर्म अपना धर्म परिवर्तन करना चाहे, धर्म के अनुसार शिक्षा ग्रहण करना चाहे, या फिर पूजा अर्चना जो अपने हिसाब से, ये उसका इस धार्मिक स्वतंत्रता में उसकी निजी स्वतंत्रता और नैतिक स्वतंत्रता दोनों पहलू निहित करते हैं। कि व्यक्ति के ऊपर राज्य के द्वारा कोई विशेष प्रकार का धर्म संबंधी अधिकार या धर्म संबंधी स्वतंत्रता थोपी नहीं जा सकती है। कि धर्म संबंधी कोई आदेश नहीं दे सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता यही है कि व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी आत्मा, अपने निजी स्वतंत्रता और अपनी नैतिक स्वतंत्रता के आधार पर धर्म की पालना करे, ना कि राष्ट्र के द्वारा किसी धर्म को निश्चित किया जाए और उसका सब नागरिक अनुसरण करे। ये थी स्वतंत्रता के प्रकार। आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे क्योंकि सैटरडे को टेस्ट है ना फर्स्ट यूनिट का, तो सेकंड यूनिट स्पीडली नहीं करेंगे वरना फिर वो फर्स्ट ब्रेन से वॉश आउट करनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हमने किया है सिर्फ डिफाइन लिबर्टी की स्वतंत्रता को परिभाषित करना और स्वतंत्रता के दो पहलू, ये सब
वो सबको याद रखना है अच्छे से। स्वतंत्रता के दो पहलू, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक का वर्णन है जो स्वतंत्रता किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाती है, व्यक्ति के विकास में सहायक होती है। और नकारात्मक स्वतंत्रता है व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वच्छंद छोड़ देना, लेकिन वो स्वतंत्रता दूसरों के लिए हानिकारक होती है। और फिर स्वतंत्रता के ऊपर कुछ थिंकर्स के ओपिनियंस थे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबर्टी। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है कि स्वतंत्रता का सबसे अच्छा वास्तविक व्यवहारिक पहलू सकारात्मक स्वतंत्रता को माना जाता है, क्योंकि सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। उसी से संबंधित स्वतंत्रता की कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी। फिर आया था डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिबर्टी, नेचुरल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, नेशनल लिबर्टी, मोरल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी और रिलीजियस लिबर्टी। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो बेटा। ये सबको समझ आ गया अच्छे से? किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम।